Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मेरे शोध और मेरे एरिया ऑफ रिसर्च जो है मेरे रिसर्च का वो मैं पब्लिक पॉलिसी के ही इर्द गिर्द काम करता हूँ। मैं पब्लिक पॉलिसी में मुख्य रूप से जो हिंदुस्तान की बाढ़ नीति है और जल नीति है, ख़ास तौर पे जो उत्तर औपनिवेशिक शासन में जो सरकारें आई हैं, उन्होंने जिस तरह से जल नीति और बाढ़ नीति, डिजास्टर मैनेजमेंट नीति का विस्तार किया है, वो मेरा मेन कंसर्न है। उसके अलावा मैं क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल स्टडीज़, डेवलपमेंट स्टडीज़ का एरिया ऑफ कंसर्न से मेरा संबंध रहा है। मैं इलेक्शन स्टडीज़ को भी ख़ास तौर पे बहुत अलग तरीके से करता हूँ, और जो कि सीटों, नंबर्स, परसेंटेज और चुनावी परिणामों के रुचि से इतर है। और मैं अपने काम में मुख्य रूप से इलेक्शन से जुड़े जो पॉलिटिकल इथनोग्राफिक जो पक्ष है उसको उकेरने की कोशिश करता हूँ। हाल के दिनों में मेरी रुचि इस विशेष क्षेत्र की ओर रही है। बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और IIT कानपुर के तत्वाधान में शुरू की गई इस बहुत नायाब मुहिम स्वयं प्रभा के तहत मैंने भी एक कोर्स प्रपोज़ किया है, और इस कोर्स का शीर्षक है पब्लिक पॉलिसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक नीति, विकेंद्रीकरण और प्रशासन। इसके तहत 20 बहुत अलग-अलग, बहुत डाइवर्स फील्ड पर लेक्चर्स तैयार किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत एकेडमिकली और एक इस विषय पर शुरुआती रुचि बनाने के लिए बहुत बेहतरीन कक्षाएं हैं। आप ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे, और इसमें तीनों प्रमुख डायमेंशंस, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे जुड़े जो विभिन्न पहलुओं हैं उनको बहुत विस्तार से बताया गया है। पब्लिक पॉलिसी के बारे में एक स्कॉलर रहे हैं रॉबर्ट आर्डाई, उन्होंने कहा है व्हाट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू इज़ पब्लिक पॉलिसी। सरकार जो करती है या नहीं करती है वो सारी पब्लिक पॉलिसी है। तो उसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है, जो अप्रोचेज़ हैं, पब्लिक पॉलिसी के जो डिफरेंट जो चरण हैं, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और पूरा जो पॉलिसी डिज़ाइन है, उसको जानना बहुत ज़हीन है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम उसको जानें, और वहीं से जो है आगे लिटरेचर निकल के आता है। पॉलिसी साइंस का कंसेप्ट है, वो क्या है। तो पॉलिसी पे एक विस्तृत कक्षाएँ हैं 3-4। उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन पे भी जो है वो एक बहुत विस्तार से उसके थ्योरेटिकल पक्ष में जो अप्रोचेज़ हैं, डॉक्ट्रिनल अप्रोच है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच है, इन सब पे बातें हैं जो कि एक स्कॉलर ने दिया है। साथ ही साथ जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट के पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो बैकग्राउंड है, वो क्या है, चैलेंजेस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिकंसंट्रेशन, डेलीगेशन, इन सबों में क्या अंतर है। उसी तरह फंड्स, फंक्शनरीज़ में क्या अंतर है। इन सभी चीज़ों को बहुत जो है विस्तार से इसमें बताने की कोशिश की गई है। आज उसी पूरी श्रृंखला में आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 है, और जो कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, यहाँ 2 नाम है, एक है फूड और दूसरा है सिक्योरिटी। तो दोनों नाम को अगर इसके अर्थ और इसके अंडरस्टैंडिंग को समझे तो अमूमन हम देखते हैं, जब हम पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते हैं, और उसमें जब हम यथार्थवादी संदर्भ में स्टेट को देखते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी का कंसर्न बार बार आता है। ख़ासतौर पे जो रियलिस्ट स्कूल है, मोर्गेंथाउ और बाकी स्कॉलर हैं, वो सिक्योरिटी के पक्ष पे बहुत लिखते हैं। यानी सिक्योरिटी का अब तक अर्थ जो है बहुत
यथार्थवादी संदर्भ में लगाया जाता रहा है और उसका अर्थ यही लगाया जाता रहा है कि राज्य की सुरक्षा का क्या इशू है, राष्ट्र की सुरक्षा का क्या इशू है। इसलिए विदेश नीति में भी आप देखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण विषय है। जब 2019 का चुनाव हो रहा था पिछली बार लोकसभा का, तो उस समय पुलवामा और बाकी इशूज़ का इलेक्शन पे इम्पैक्ट था। तुम कह रहे थे नेशनल सिक्योरिटी के विषय जो है इम्पॉर्टेंट हो गए, तो सिक्योरिटी को उसी संदर्भ में अभी तक समझा जाता रहा है। दूसरी तरफ फूड जो है, जो खाद्य है, वो विषय बहुत अलग है और वो विषय अब तक अगर आप लिटरेचर को देखें तो विषय अभी तक एग्रीकल्चर में आता रहा है। वो खेती किसानी का विषय है। जो एग्रीरियन साइंटिस्ट हैं वो उन विषयों को जो है टच करते रहे हैं। वहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, इन सारे इश्यूज़ को फोकस किया गया है। लेकिन इस कोर्स की एक खासियत है और मैं इसे खूबसूरती कहता हूँ इस कोर्स की, कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये दो अलग अलग एरिया को एक साथ लाया गया है। यानी यहाँ सिक्योरिटी का सवाल नेशन के सिक्योरिटी से नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी का सवाल फूड के सिक्योरिटी से है। यानी हम जिस उत्तर औपनिवेशिक भारत में रह रहे हैं वहाँ मतलब जो आम फहम है, जो किसान है, जो समाज का कमज़ोर तबका है, उसके लिए क्या भोजन का अधिकार सुरक्षित है, वो खाद्य की जो सुरक्षा उसके लिए कितना पॉसिबल है, उस लिहाज से यहाँ फूड सिक्योरिटी की बात है। यहाँ सिक्योरिटी का तात्पर्य जो है किसी देश के साथ युद्ध या किसी राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा से नहीं है, बल्कि यहाँ खाद्य को सुरक्षा करना है, उसको बचाना है और आगे के लिए संचित रखना है। क्योंकि ये देश ने अलग अलग लेवल पे बहुत सारे ड्राउट को झेला है, बहुत बार फ्लड हम देखते हैं। तो पूरे उस संदर्भ में हमें फूड सिक्योरिटी के कंसेप्ट को समझना ज़रूरी होगा और उसके साथ हम इसे बाहर निकलने की यहाँ से कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसके पृष्ठभूमि में और इसके जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि जो भोजन का अधिकार है एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया है। यानी राइट टू फूड का अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीज़न को उपलब्ध कराया है कि सबको भोजन का अधिकार मिलना चाहिए। 1947 में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत भारत बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा था, परंतु 1967 में 1967 में हरित क्रांति के बाद देश खाद्य उत्पादन विशेष रूप से चावल और गेहूं में आत्मनिर्भर हो गया। जब हम जान रहे थे कि जैसे हम आज़ाद हुए थे तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे सामने जो माली हालत थी वो बहुत एक विचलित करने वाली थी। पूरा देश कृषि पर निर्भर था, पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, बहुत गरीबी थी, बहुत भुखमरी थी। उन सारे सिचुएशन से लगातार जूझ के हम जब आगे बढ़ रहे थे तो 67 एक लैंडमार्क टाइम था जबकि हमने हरित क्रांति किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया और खाद्यान्न के मामले में हम थोड़ा आत्मनिर्भर हुए। लेकिन ये दो खाद्यान्न विशेष रूप से चावल और गेहूं था। रेनबो रेवोल्यूशन कृषि बागवानी, वानिकी, गन्ना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन का एक अभिन्न विकास कार्यक्रम है। इसमें अन्य सभी कृषि नीतियों जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति आदि का एकीकरण शामिल है। और आफ्टर हरित क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन जो है इंद्रधनुषी जो क्रांति थी उसमें बाकी सभी क्रांतियों को जो है एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। हरित क्रांति भी, नीली क्रांति, पीली क्रांति सभी को। और 2000 में जो है अगर आप देखें तो सन 2000 में भारत की केंद्र सरकार ने पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी और उसके अंतर्गत इंद्रधनुषी क्रांति पर विशेष फोकस दिया गया था। ये कहा गया था कि फ्रॉम लैब टू लैंड जो है हमें क्रांति लानी है। लैब मतलब जहाँ कृषि से जुड़े अनुसंधान हो रहे हैं और लैंड जहाँ वास्तविक रूप से कृषि की पैदावार हो रही है, फसलों की पैदावार हो रही है। तो उन पूरे लेवल पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन करने पर बल दिया गया था। परंतु हम ये भी साथ में इस बात से भी हम वाकिफ़ हैं कि हम वैश्वीकरण के युग में हैं और ग्लोबलाइजेशन के युग में जिस तरह से समाज दो अलग अलग तबकों में बंट रहा है। एक तबका जो है संपत्तिशाली तबका है, दूसरा
गरीब तबका है। तो ये एक बड़ा विचित्र संयोग है ग्लोबलाइजेशन के एरा में। आप देखेंगे कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। तो दोनों के बीच की खाई जो है वो बढ़ी है। और कई सारे रेफरेंसेस है पॉइंट। अगर आप थोड़ा आर्काइवल में जाएंगे तो आपके देश में एक जगह है कालाहांडी जो उड़ीसा में स्थित है। वहाँ अभी भी बहुत बार ऐसी वाक़या सुनने को आते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो आम का गुठली खा के जो है रहते हैं। उनके पास नित्य जो है वो भोजन के साधन नहीं है। या कुछ वर्षों पहले आपने ये भी सुना होगा कि झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स एक मेडिकल कॉलेज है, उसके बाहर एक व्यक्ति के पास भोजन करने के लिए बर्तन नहीं था। ज़मीन पे उसे खाना दे दिया गया, चावल दाल, और वो ज़मीन से ही वो उठा के खा रहा था। तो इस तरह से समाज दो वर्गों में बढ़ता जा रहा है, जहाँ एक तरफ आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक अलग तरह का लाइफस्टाइल, कॉफ़ी कैफ़े डे, मतलब पूरा एक अलग पाश्चात्य संस्कृति और जो सभ्यता है उससे प्रभावित दुनिया है, जहाँ के पास पैसे खर्च करने के लिए वो नहीं है कि वो पैसा कहाँ खर्च करे। दूसरी तरफ ऐसा तबका भी है जो अपनी 2 जून की रोटी के लिए जो है मशक्क़त कर रहा है। तो हमारा कंसर्न इसी के इर्द गिर्द है कि हम कैसे वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं, हम कैसे विश्व व्यवस्था में रह रहे हैं, जहाँ की जो आम लोग हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उनके लिए खाद्य सुरक्षा कैसे संभव हो सकता है, और उस दिशा में जो है सरकार ने क्या नीतियाँ बनाई है, और उन नीतियों का पूरा फिर अकादमिक क्या लेखन हुआ है उसमें, और फाइनली क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो सब हमारे महत्वपूर्ण, हमारे मतलब रुचि का सब्जेक्ट, हमारा एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है। फिर से हम लोग जैसा कि दूसरे टॉपिक में भी हम करते आए हैं, यहाँ फिर से उसी चीज़ को दोहराऊंगा कि जो विषय हम चुन रहे हैं उससे जुड़ा एग्जिस्टिंग लिटरेचर पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिखा गया है उस पर। आर पुरी की एक राइटिंग है, इंडियाज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अर्ली एक्सपीरियंस, और जो कि आर उपाध्याय AS एंड A कोलास संपादित किताब है, फूड गवर्नेंस इन इंडिया, राइट, सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस इन द ग्लोबल स्फीयर, राउटलेस से प्रकाशित ये किताब है। और इसमें बहुत मुस्तैदी से ये आर्गूमेंट किया गया है कि दिस चैप्टर प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड एग्जामिन the initial challenges encountered by state and union territories in its implementation। यानी इस अध्याय में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट है उसको ओवरव्यू, उसका अवलोकन किया गया है, और साथ ही इस बात को रेखांकित किया गया है कि इसके क्रियान्वयन में भारतीय राज्यों के समक्ष और केंद्र शासित प्रदेशों के समक्ष क्या चुनौतियाँ आती हैं। इट आइडेंटिफाइज 3 की ऑब्स्टिकल difficulties in beneficiary identification, technological integration and the transition from in-kind food transfer to cash transfer। और यहाँ 3 प्रमुख बाधाओं की पहचान की गई है। लाभार्थियों की पहचान में कठिनाई, तकनीकी एकीकरण में कठिनाई, और इस प्रकार खाद्य बदलाव से नगद प्रेषणों में परिवर्तन। और इसके साथ साथ ये आर्टिकल जो है, थ्रू दिस डिस्कशन द चैप्टर ऑफर्स इंसाइट्स इनटू द अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट implementation, highlighting important consideration for policymakers and stakeholders aiming to improve फूड सिक्योरिटी मेजर्स नेशन वाइड। और साथ ही साथ इन चर्चाओं के माध्यम से यह अध्याय NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कार्यान्वयन के प्रारंभिक अनुभवों को समझाता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा उपायों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं। जो दूसरा लिटरेचर है वो DPK पिल्ले एंड मनोज कुमार टीके के द्वारा लिखित है, और इसका शीर्षक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एवोल्यूशन, एफर्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में ये जो है ये छपा है। और इस आर्टिकल में द आर्टिकल ऑफर्स ए कंसाइन ओवरव्यू ऑफ इंडियाज़ जर्नी टूवर्ड्स अचीविंग फूड सिक्योरिटी स्पेनिंग फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स टू द प्रेजेंट टाइम। यानी यह लेख भारत की खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने की दिशा में एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है, जो औपनिवेशिक काल से
वर्तमान समय तक की यात्रा को दर्शाता है। इट डिस्कसेस हिस्टोरिकल चैलेंजेस in food grain production, the evolution of PDS system including its transformation into a targeted PDS and the implementation of National Food Security Act। और साथ ही साथ ये लेख जो है ऐतिहासिक जो चुनौतियां हैं खाद्य उत्पादन में और पीडीएस सिस्टम के विकास में उसको भी रेखांकित करता है, ख़ास तौर पे अब जब हम टारगेटेड पीडीएस की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का उसकी चुनौतियों को भी रेखांकित करता है। द रोल ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड करेंट चैलेंजेस इन इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी सिस्टम आर क्रिटिकली एनालाइज्ड। और साथ ही साथ भारतीय खाद्य जो निगम है और जो भारत के खाद्य सुरक्षा संबंधी जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं उसको भी आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। ओवरऑल द आर्टिकल प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू इंडियाज़ ऑनगोइंग एफर्ट टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी कंसर्न। और कुल मिलाकर यह लेख भारत के जो खाद्य सुरक्षा की चिंता है उसको एड्रेस करता है और उसके दिशा में एक बहुत मूल्यपरक जो है सुझाव भी प्रस्तुत करता है। अगला लेख जो है वो जॉर्ज नीतू अबे एंड फिलोना एच मैके का 2019 में प्रकाशित यह लेख है और इस लेख का शीर्षक है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और यह लेख 2019 में जैसा कि आप जानते हैं प्रकाशित है और इसका शीर्षक है, ये लेख जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में ये प्रकाशित है। द आर्टिकल रिव्यूज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम इन इंडिया, emphasizes its crucial role in reducing food insecurity through subsidized distribution of essentials. Despite its importance in government food policy, India still faces significant hunger and malnutrition challenges. The review examines PDS efficiency in achieving food and nutritional security based on a search yielding 23 relevant articles, and it highlighted a lack of published literature on PDS and food security in India and underscores the system's potential to address hunger and malnutrition if operational inefficiencies are addressed through policy reform। यानी यह लेख सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम की समीक्षा करता है जिसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सब्सिडीज़ द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण करके भोजन और सुरक्षा को कम किया जाए। हालांकि सरकारी खाद्य नीति में इसका महत्व होने के बावजूद भारत अभी भी महत्वपूर्ण भूख और पोषणहीनता की चुनौतियों का सामना कर रहा है। समीक्षा 23 संबंधित लेखों की पहचान करने के आधार पर पीडीएस की कुशलता को देखती है, जिसमें भोजन और पोषण सुरक्षा को प्राप्त करने में उसकी भूमिका को बड़ी चरम ध्यान दिया गया है और यह भारत में पीडीएस और खाद्य सुरक्षा पर प्रकाशित साहित्य को हाईलाइट करती है। और यह सिस्टम यदि नीति सुधारों के माध्यम से ऑपरेशनल और क्षमताओं को संबोधित किया जाता है तो भूख और पोषणहीनता की संभावनाओं को जो है वो जोरदार जो है ये उत्तर देती है। अगला लेख जो है वो सयान चक्रवर्ती और एसपी सरमत का है जो 2019 में जो है ये लेख प्रकाशित है और इस लेख का शीर्षक है इंडिया 2025 द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस नामक एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो शोध जर्नल है उसमें यह लेख जो है वो प्रकाशित है। एंड द आर्टिकल एग्जामिन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA introduced by the Government of India in 2013 to bolster the public distributive system PDS। यानी यह लेख भारत सरकार द्वारा 2013 में पेश की गई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की जांच करता है जिसका उद्देश्य पीडीएस सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना था। इट स्पेशली फोकसेस ऑन द कंटेंशन इशूज़ ऑफ एक्सपेंडिंग द पीडीएस नेटवर्क इन रूरल एरिया। यह विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें पीडीएस नेटवर्क को विस्तारित करने के विवादास्पद मुद्दों को जो है वो रेखांकित करता है। थ्रू स्टेटिस्टिकल एनालिसिस द आर्टिकल एस्टिमेट्स द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ द पीडीएस नेटवर्क, एडिशनल फूड grains requirement and increased storage facilities necessary to serve India's growing population up to 2025। सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से लेख
पीडीएस नेटवर्क के आवश्यक विस्तार, अतिरिक्त खाद्य आवश्यकताएं और बढ़ी हुई भंडारण सुविधा का आकलन करता है ताकि 2025 तक भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की सेवा की जा सके। द फाइंडिंग अंडरस्कोर्स द नीड फॉर सिग्निफिकेंट challenges in the PDS to align with NFSA requirement, offering valuable insights for policymakers aiming to enhance the system's effectiveness। और कुल जमा यह लेख यह परिणाम दिखाता है कि NFSA की आवश्यकताओं के साथ समायोजन के लिए PDS में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है, जो नीति निर्माताओं के लिए मूल्यवान अन्वेषण प्रदान करते हैं ताकि प्रणाली की प्रभावकारिता में सुधार किया जा सके। अगला जो आर्टिकल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक जर्नल है, एग्रीकल्चर एंड फूड इकोनॉमिक्स 2016 में। इस जर्नल के लेख में जो कि ईयर 2016 में पब्लिश हुआ था, पी सेन गुप्ता के मुखोपाध्याय के उससे, और ये जो इस आर्टिकल का नाम इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ इंडिया। और इस आर्टिकल में द आर्टिकल रिव्यूज़ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट introduced by the Government of India in 2013, improving to privatize food grains to large segment of population। यानी यह लेख 2013 में पेश किए गए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा करते हुए इसका उद्देश्य बड़े संवाद के साथ लोगों को सब्सिडीज़ के लिए खाद्य प्रदान करना है। एंड इट इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ NFSA ऑन इंडियन इकोनॉमी, हाईलाइटिंग द नीड फॉर इम्प्रूव्ड फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी टू मीट इट प्रोविजन। साथ ही साथ जो है यह लेख NFSA के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है, जिसमें इसके प्रावधानों को पूरा करने के लिए बेहतर खाद्यान्न उत्पादकता की आवश्यकता को उजागर किया जाता है। NFSA की अनुमानित रूप से जो GDP और श्रम वृद्धि को बढ़ाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन यह भी अधिकतम पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। मतलब ये आर्टिकल इट ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट एडवर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एंड फाइनली द आर्टिकल emphasizes the importance of sustainable farming practices to mitigate this impact while ensuring food security and economic growth। लेख उन प्रभावों को कम करने के लिए निरंतर खेती अभ्यास की महत्वता को बल देता है जो पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार जो हमने देखा कि जो लार्ज लिटरेचर है फूड सिक्योरिटी का, वो बहुत सारा लिटरेचर या तो फूड सिक्योरिटी या फूड गवर्नेंस के इशू भारत में जो है वहाँ राइट और सिक्योरिटी के साथ उसके ऊपर जो है वर्णन करता है। डिफरेंट स्टेट्स में जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उसको और उसके मार्ग में जो चुनौतियां हैं उसको भी दर्शाता है। कुछ लेख जिसमें पहले के लेख जो है वो रोल ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और चैलेंजेस जो है PDS का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का, उसको इवैल्यूएशन करते हैं। नीतू अबे जॉर्ज उनके साथियों द्वारा जो यह लेख है ये भी PDS को फोकस करता है और 23 रेलिवेंट आर्टिकल्स के माध्यम से शोध की दिशा को ये आगे बढ़ाता है। तो ये एक अलग तरह का लेख है जिसमें उसकी बात की गई है। और ये जो अगला सयान चक्रवर्ती और SB सरमत का लेख है ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति और PDS सिस्टम को आपस में नेटवर्क करते हुए जो है उसको विस्तार किया गया और ये देखा गया है कैसे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी 2025 तक उसके हिसाब से हम उसको सर्व करने में कितना जो है सफल होंगे, कितना सफल नहीं होंगे। और फाइनली जो सेन गुप्ता का लेख है ये भी जो है NFSA को जो इंट्रोड्यूस किया गया है 2013 में, उससे इंडियन इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा और साथ ही सस्टेनेबल जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो उससे कैसे बेहतर होगी और फाइनली जो सस्टेनेबल फार्मिंग हम अडॉप्ट करेंगे उससे जो है फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। इन सारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों को उठाती है। तो एक वाइडर पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है फूड सिक्योरिटी का और ये बहुत ज़रूरी है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग जब भी किसी टॉपिक को एड्रेस करें तो जो इस्टेब्लिश लिटरेचर है, जो इस्टेब्लिश लेख है हमारे सामने, अगर हम उसको पढ़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग उस विषय में होता है। और आपने देखा कि सारे एग्रेरियन इकोनॉमी के अच्छे लेख हैं, सारे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को समझने वाले अच्छे लेख हैं, उनके साथ आप उसको लिंक करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो खाद्य सुरक्षा के प्रमुख कारक को एड्रेस करता है। अमूमन खाद्य सुरक्षा के से जुड़े 3 फैक्टर्स हैं। कारक मतलब
फैक्टर ही होता है। और यानी खाद्य सुरक्षा को जब हम समझते हैं तो कैसे समझेंगे, क्या क्या फैक्टर्स के माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा को समझ सकते हैं। तो पहला फैक्टर होता है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, खाद्य कितना उपलब्ध है नहीं है। दूसरा है स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, एंड थर्ड वन इज सुलभता यानी एसेसिबिलिटी। तो ये तीन महत्वपूर्ण फैक्टर जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आगे हम इसको डिफाइन भी करेंगे, उपलब्धता का क्या आशय होता है, स्थायित्व का क्या आशय होता है और सुलभता का क्या आशय होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े 3 स्तंभ का उल्लेख किया है। पहला है उपलब्धता। अब उसी जो हम 3 फैक्टर की हम पहली बात कर रहे हैं वही थोड़ा आगे पीछे होके विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO वो, और दूसरा FAO, ये दोनों उसी को इनलार्ज करने की कोशिश करता है। तो अगर आप FAO के डेटा को देखें तो FAO 3 स्तंभ की बात करता है। वो भी कहता है उपलब्धता फर्स्ट जो कि सेम है हमसे, दूसरा वो कहता है सुलभता यानी एक्सेसिबिलिटी, वो भी सेम है, तीसरा अलग है और तीसरा क्या है, भोजन का सदुपयोग और दुरुपयोग यानी फूड यूज़ एंड मिसयूज़। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो FAO जोड़ता है। और इसी संदर्भ में जब आप WHO जोड़ता है और इसी संदर्भ में जब आप FAO के डेटा को देखें तो FAO ने ऊपर जो WHO ने बताया है उसी में चौथा स्तंभ जोड़ दिया है, वो है स्टेबिलिटी यानी जो है कुल जमा 4 जो है निकल के स्तंभ यहाँ से आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है उसको समझने का। अब विस्तार से हम देख सकते हैं इनकी शब्दावलियों को, और उनको शब्दावलियों को देखने से हमें समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट है क्या। पहला कंसेप्ट क्या है, उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों की सप्लाई, उसका उत्पादन, वितरण और विनिमय को फोकस किया गया। यहाँ 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खाद्य पदार्थ है उसका प्रोडक्शन के क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, और साथ में विनिमय एक्सचेंज क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 चीज़ों को आप फोकस करें मतलब आप अवेलेबिलिटी के बारे में जान रहे हैं, प्रोडक्शन अगेन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। दूसरा, खाद्य का उत्पादन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूमि स्वामित्व का प्रयोग, मृदा प्रबंधन, क्रॉप का चयन। ये खाद्य का उत्पादन प्रोडक्शन जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो भूमि स्वामित्व, किस तरह का भूमि है वो, किस तरह का वहाँ लैंड ओनरशिप है, उसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, जो सॉइल मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं, मृदा को किस तरह से हम प्रबंधन करें। हम देख रहे हैं बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे हम मृदा को प्रबंधन कर पाते हैं। क्रॉप, किस तरह का क्रॉप का चयन कर रहे हैं, अधिक पानी है वहाँ क्या क्रॉप कर रहे हैं, कम पानी है वहाँ क्या क्रॉप कर रहे हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत समझ ज़रूरी बनाना है कि आप किस तरह का क्रॉप का वहाँ यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, अनाज का उत्पादन जो है वो वर्षा और तापमान के परिवर्तन से भी प्रभावित होता है तथा इससे खाद्य उत्पादन को ये इससे प्रभावित होता है। आप जान रहे हैं कि प्रोडक्शन जो हो रहा है, अगर वर्षा बहुत अधिक हो गई या बहुत कम हो गई तब वो बहुत इम्पैक्ट होता है। उसी तरह जो है टेम्परेचर जो है बहुत कम है या बहुत अधिक है, उससे जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है। और खाद्य को देश के विभिन्न हिस्सों में एक समान रूप से उपलब्ध और वितरण किया जाना चाहिए, परंतु भारत जैसे देश में जहाँ परिवहन व्यवस्था खराब है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आप जान रहे हैं बहुत ख़राब है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, तो खाद्य का सप्लाई सिस्टम अच्छी तरह से यहाँ कार्य कर नहीं पा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि खाद्य का जो सिस्टम में सप्लाई वो यहाँ पे जो है तरीके से ये काम नहीं कर रहा है। दूसरा जो सवाल है वो है यूटिलाइजेशन का, हम कैसे करेंगे। जैसे प्रोडक्शन में आपने देखा क्या कि प्रोडक्शन जो है, अवेलेबिलिटी में हमने देखा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। वैसे ही उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन में क्या है कि खाद्य सुरक्षा का अगला स्तंभ खाद्य उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से इसकी तैयारी, इसका प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और भोजन को समुदाय और घर परिवार में बनाने की प्रक्रिया को भी इंगित करता है। आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, फूड को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे उसको रख रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके अंदर इम्पॉर्टेंस रखता है। और इसके अंदर पोषण संबंधी यानी न्यूट्रिशन है या नहीं है, आप जिस फूड को खा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या रख रहे हैं, वो न्यूट्रिशियस है या नहीं स्वास्थ्य के लिए, ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसको हम लोग को बराबर से ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिबिलिटी। सुलभता का सवाल वहनीयता और खाद्य के आवंटन के साथ साथ व्यक्ति और परिवार की वरीयता पर भी निर्भर करता है। मतलब व्यक्ति और परिवार किस तरह के खाद्य पदार्थ को प्राथमिकता दे रहा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार पर UN कमेटी का मानना है कि तीसरे विश्व के देशों में समुचित समस्या खाद्य की अपर्याप्त सुलभता के अभाव को इंगित करता है, यानी सबको
खाद्य पदार्थ एक समान रूप से सुलभ नहीं है तथा इसी से भूखमरी और जो है कुपोषण की समस्या भी जो है सामने आती है। जब आपको सुलभ नहीं होगा खाद्य पदार्थ तो डेफिनेटली जो है कुपोषण और भूखमरी दोनों इससे होगा। और फाइनली जो है जो स्थायित्व का सवाल है वो खाद्य स्थायित्व किसी निश्चित सीमा तक भोजन की उपलब्धता के लिए है। मान के चलिए 6 महीना, साल भर, 1.5 साल भर अगर आपको मिल रहा है तो एक लंबे टाइम तक अगर आपको खाद्य पदार्थ मिलता है तो स्थायित्व उसको मिलता है और वो स्टेबिलिटी जो है उसको वहाँ पे प्राप्त होता है इससे। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह से जो डेवलपमेंट ऑफ नोशन ऑफ फूड सिक्योरिटी है और उसका एक इंटरनेशनल व्यू क्या है। हमने देश में अभी तक देखा कि किस तरह से लिटरेचर वाइडर देखा इंडिया के कंटेक्स्ट में कि फूड सिक्योरिटी की पूरी अवधारणा कैसे निकल के आई है और जो 2-3 मापक हैं फूड सिक्योरिटी के फैक्टर्स हैं, हमने उसको भी देखने की कोशिश की। इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नज़रिया क्या है फूड सिक्योरिटी को देखने का और उसके तहत जो लगभग जो 4-5 फूड सिक्योरिटी समिट है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। पहला जो है वर्ल्ड फूड समिट 1994 का है, विश्व खाद्य सम्मेलन। दूसरा जो है वर्ल्ड फूड समिट 1996 का है, विश्व खाद्य समिट 1996। तीसरा वर्ल्ड फूड समिट 2002 का है। देन फोर्थ वर्ल्ड फूड समिट 2009 का है और उसके बाद सबसे लेटेस्ट जो है वो वर्ल्ड फूड समिट 2021 का है। तो हम बारी बारी से इसको देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला वर्ल्ड फूड समिट आप देख रहे हैं 1974 में, इसका आयोजन रोम इटली में 1974 में हुआ था और इसके अंतर्गत आधारभूत खाद्य सामग्री को सतत और लगातार विस्तार से विश्व खाद्य सामग्री को विस्तार देना था। मतलब जो कि आधारभूत यानी बेसिक जो खाद्य सामग्री है उसको धारणीय तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से और लगातार विस्तार देने से ये कहा गया कि जो विश्व खाद्य सामग्री है उससे वो विस्तृत होगी। खाद्य सुरक्षा ये पहला इंटरनेशनल सम्मेलन था जो 1974 में रोम में हुआ था और खाद्य सुरक्षा की शब्दावली को 1970 के मध्य में विकसित किया गया था। पहले ये शब्दावली उस तरह से विकसित थी नहीं। 1970 के मध्य में ये शब्दावली जो है वो आप देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड फेम पाती है और विस्तृत रूप से जो है पब्लिक स्फीयर में आती है। जो दूसरा विश्व खाद्य समिट है वो 1996 में हुआ और इसका आयोजन 13 से 17 जो नवंबर है 1996 में होता है ये और इसका स्थल जो है वो रोम इटली में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ये समिट है जैसा हम जानते हैं और इसमें रोम डिक्लेरेशन ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी पर प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी से जुड़ा जो रोम का डिक्लेरेशन है वो क्या है वो इसमें रेखांकित किया गया। सदस्यों ने जोर देते हुए कहा कि हमारी राजनीतिक इच्छा तथा हमारी साझा कॉमन प्रतिबद्धता खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने की दिशा में होनी चाहिए ताकि सभी सदस्य देशों में भूखमरी जो है वो समाप्त हो जाए। मतलब एक कॉमन प्रतिबद्धता की बात की गई, एक तरह से साझे कमिटमेंट की बात की गई इस सेकेंड वर्ल्ड फूड समिट में और ये कहा गया कि तभी जो है भूखमरी जैसी समस्याओं से जो है वो निजात पाया जा सकता है। जो तीसरा विश्व खाद्य समिट है वो 2002 में हुआ। अगेन आप देखिएगा कि सभी रोम इटली में ही होता है और ये जून महीने में हुआ था। सदस्यों ने डिक्लेरेशन ऑफ द वर्ल्ड समिट 5 years later नाम से एक दस्तावेज को स्वीकार किया। ये इम्पॉर्टेंट दस्तावेज था क्योंकि इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस जो है बहुत बाद में उसको लाया भी गया। इसमें अंतः सरकारी वर्किंग ग्रुप की स्थापना का भी प्रस्ताव था ताकि भोजन के अधिकार के क्रियान्वयन को प्रस्तुत किया जाए। यानी इसमें अंतः सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल जो है वर्किंग ग्रुप को स्टैब्लिश करने का प्रस्ताव था ताकि जो राइट टू फूड है उसके क्रियान्वयन उसको किया जा सके वर्ल्ड वाइड। ये जो है इसके अंतर्गत इसको लाया गया था। अगला जो समिट है वो वर्ल्ड फूड समिट 2009 में होता है रोम में 16 से 18 नवंबर 2009 को और इसमें FAO डायरेक्टर जनरल जैक डियोफ और अन्य 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत भूखमरी मुक्त विश्व की परिकल्पना को
वास्तविकता में हासिल करने का प्रण किया गया। यानी इसमें कहा गया कि भूखमरी मुक्त जो है विश्व रियलिटी में कैसे हासिल करेंगे। और आप देखते हैं 60 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खुद FAO के डायरेक्टर जैक डियोप ने जो है इसमें जो है हिस्सा लिया था। अगला जो है वो वर्ल्ड फूड समिट 2021 में हुआ है और ये पहली बार, अभी तक सारे रोम में हो रहे थे, 2021 का जो विश्व खाद्य समिट है वो पहली बार न्यूयॉर्क सिटी US में होता है 23 सितंबर 2021 को। इसमें सभी सदस्यों ने मूल रूप से सभी 70 SDGs यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सहस्त्राब्दी विकास का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा कि कैसे हम अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करेंगे ताकि खाद्य प्रणाली उपागम को बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो फूड प्रणाली है उसकी सोच है उसको और बेहतर बना सके और कैसे उसको उन्नत बना सके। तो इस तरह हमने देखा ये जो चारों पांचों जो डेवलपमेंट हो रहा है फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव का, वो इम्पॉर्टेंट है। शुरुआती तौर पे देखिए खाद्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया गया था और उसी समय खाद्य सुरक्षा शब्दावली का विकास होता है। फिर बाद में देखिए डिक्लेरेशन ऑन फूड, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी की चर्चा की गई, कॉमन प्रतिबद्धता को जाहिर किया गया ताकि भूखमरी को समाप्त किया जाएगा। और आगे जो है 2002 में भोजन के अधिकार के क्रियान्वयन पे बात की गई और 2009 में जो है भूखमरी मुक्त भारत को वास्तविकता में कैसे हासिल किया जाएगा इसके ऊपर चर्चा हुई। एंड फाइनली 2021 में जो है ये इस बात पे चर्चा हुई कि कैसे हम जो 17 SDGs गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं, उसको हम लोग कैसे हासिल करते हैं, इस पे जो है खास एक जो है चर्चा इसमें हुई थी। आगे हम देख रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन ब्राज़ील जो है वो क्या क्या है। इस योजना को FOMO ज़ीरो भी कहते हैं। FOMO ज़ीरो एक ब्राज़ीलियन टर्म है जिसका आशय है ज़ीरो हंगर स्ट्रैटेजी और इसमें ब्राज़ील ने इसे 2003 में शुरुआत किया था और इस रणनीति के अंतर्गत विभिन्न इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रयोगों जैसे फूड बैंक्स, गरीब परिवारों को कैश ट्रांसफ़र, नेशनल स्कूल फीडिंग कार्यक्रम आदि की शुरुआत की गई। यानी ब्राज़ील में स्टार्ट किया गया ये 2003 में, लेकिन बहुत सक्सेसफुल इनिशिएटिव में आप कह सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रयोगों को अपनाया गया था। फूड बैंक्स की बात अब हम बहुत कर रहे हैं, अनाज बैंक अभी इंडिया में भी आया है, बहुत सारे स्टेट में उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है लोकल लोगों के द्वारा, महिलाएं उसमें बहुत भाग ले रही हैं। गरीब परिवारों को कैसे कैश ट्रांसफ़र हो, क्योंकि हम जानते हैं कैश ट्रांसफ़र एक इम्पॉर्टेंट इशू है। नेशनल स्कूल फीडिंग कार्यक्रम भी इसमें जोड़ा गया है और इस रणनीति के द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और गरीबी पर अंकुश लगाए जाने की भी बात की गई है। अगला जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से हम भारत में जो है जो खाद्य सुरक्षा है उससे जुड़े उपागमों को देखेंगे, उपागमों को समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह ये उपागम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से जो है खाद्य सुरक्षा के साथ दिखाई पड़ता है। उसमें जो पहला उपागम है फर्स्ट जनरेशन अप्रोच है, दूसरा सेकंड जनरेशन अप्रोच है और तीसरा जो है वो थर्ड जनरेशन अप्रोच है। तो हम बारी बारी से इन तीनों जनरेशन अप्रोच, उसकी निरंतरता, आपसी संबंध आदि को समझने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन अप्रोच है यानी पहली पीढ़ी का उपागम है, ये परंपरागत रूप से भारत का खाद्य सुरक्षा संबंधी उपागम जो है एबिलिटी के डायमेंशन के संदर्भ में देखता है। मतलब खाद्य पदार्थ उपलब्ध है या नहीं, इस संदर्भ में ये खाद्य सुरक्षा को देखने की कोशिश करता है, जिसमें मात्रात्मक उपागम यानी कि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच का इसमें विशेष योगदान था। नीति और कार्यक्रमों को खाद्य अनाजों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यानी जो भी पॉलिसीज़ बन रहे थे, जो भी प्रोग्राम बन रहे थे, उसका आशय यही था कि कैसे खाद्य अनाजों के संदर्भ में हम आत्मनिर्भरता हासिल करें और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हम पॉलिसीज़ को उस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे थे। मध्य 1960 में भारत में जैसा हम जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 2 लगातार सुखाड़ यानी ड्राउट की घटना के उपरांत होती है और इसके अंतर्गत
खाद्य अनाजों की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई, विशेष रूप से चावल और गेहूं में। 60 के दशक में हम जान रहे थे बहुत कुछ हो रहा था भारत में। भारत जो है आप जानते हैं 62 में भारत और चाइना का युद्ध हो रहा है, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, और उन सभी चीज़ों के समय में साथ ही साथ वहाँ खाद्य संकट भी था भारत में। लगातार ड्राउट हो रहा था वो समय में। 60 के दशक में कोडरमा में, पलामू में जो है झारखंड में बहुत भयंकर ड्राउट हुआ था। तो उन सारे स्थितियों में जो है आगे बेहतर खाद्य उत्पादन हो, खाद्य सुरक्षा बहाल हो, तो उसमें जो है हमने क्या किया कि हमने हरित क्रांति को अपनाया, और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं दो ऐसे अनाज थे जिसकी उत्पादकता में तो हम आत्मनिर्भर हो गए थे। और इसके अंतर्गत परिष्कृत तकनीक की पैकेज, HYVs यानी हाई यील्ड वेराइटीज़, फिक्स्ड कीमत आदि पर भी सहमति बन गई थी। हरित क्रांति ने यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने सकारात्मक रूप से मैक्रो लेवल खाद्य सुरक्षा को स्टैब्लिश किया था। यहाँ मैक्रो लेवल जो है खाद्य सुरक्षा का अर्थ खाद्य का स्थानीय या घरेलू उपलब्धता से है। यानी घरेलू लेवल तो खाद्य जो है वो उपलब्ध होने लग गए थे, वो सुलभ थे, वो उपलब्ध हो रहे थे, परंतु इसका पर्यावरण पर नुकसान हुआ और इसका विस्तार बहुत सीमित था। केवल चावल, गेहूं और केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक ही जो है प्रथम अप्रोच का प्रभाव था, प्रथम अप्रोच और हरित क्रांति का प्रभाव था। देश के बहुत सारे सुदूर इलाके में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं था। यही कारण है कि अगर आप देखें हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का इलाका जो है वो खाद्यान्न के मामले में उस समय संपन्न था, लेकिन देश के बाकी इलाके, यूपी के बाकी हिस्से, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके जो है उस तरह से संपन्न नहीं थे, क्योंकि वहाँ जो है हरित क्रांति का प्रभाव उस तरह से नहीं पहुँचा था। जो दूसरी पीढ़ी है वो सेकेंड जनरेशन अप्रोच है, और 80 के दशक में भौतिक और वित्तीय सुलभता, स्वीकार्यता के प्रति एक समझ बन रही थी, और इसका महत्वपूर्ण योगदान भारत में खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के संदर्भ में था। इसी संदर्भ में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की नोबेल प्राइज़ पुरस्कार से संबंधित जो सिद्धांत है पॉवर्टी एंड फेमिन 1998 में भूखमरी और अकाल का कारण यह बताया गया कि लोगों के पास पर्याप्त खाद्य का अभाव था। हम जानते हैं कि अमर्त्य सेन जो है इकोनॉमिस्ट है, और अमर्त्य सेन का एक नोबेल प्राइज़ विनिंग एक सिद्धांत है पॉवर्टी और एंड फेमिन, और उसमें वो कहते हैं कि भूखमरी यानी जो गरीबी है, भूखमरी है, और अकाल जो है ये आपस में रिलेटेड है, और भूखमरी और अकाल का कारण वो कहते हैं कि लोगों के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं है, जिससे उन्होंने इंटाइटलमेंट सिद्धांत दिया। मतलब खाद्य पदार्थों पे उसका हक है, हकदारी है, लेकिन उसके पास वो उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध नहीं है इसलिए वो भूखमरी और अकाल का सामना वो व्यक्ति कर रहा है। यह उपागम खाद्य उत्पादन जो फूड प्रोडक्शन से अधिकार आधारित उपागम यानी कि राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट करने पर आधारित है। आप देखिएगा फर्स्ट जो अप्रोच है वो सिंपली अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन को बात कर रहा है कि केवल खाद्य कितना उत्पादन हुआ, उसका डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसको फोकस कर रहा है पहला उपागम। जबकि जो दूसरा उपागम है वो खाद्य को यानी जो फूड है उसको वो एक राइट के रूप में देख रहा है, आपके अधिकार के रूप में देख रहा है, और अधिकार यानी के साथ साथ वो इंटाइटलमेंट यानी हकदारी के साथ उसको जोड़ के देख रहा है। तो ये अप्रोच जो है थोड़ा ब्रॉडर अप्रोच है उस तरह से देखें तो, और ये अप्रोच जो है वाइडर एक तरह से अप्रोच भी आप इसको कह सकते हैं खाद्य सुरक्षा को समझने के मामले में। जो तीसरी पीढ़ी की उपागम है उसके बारे में अब हम जानते हैं कि बहुत शुरुआती स्तर पे है, लेकिन कुछ जो विकासवादी अर्थशास्त्री हैं, जो डेवलपमेंट से जुड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने खाद्य सुरक्षा संबंधी नए सिद्धांत पर जोर दिया है, जिसे खाद्य सुरक्षा संबंधी तीसरी पीढ़ी का उपागम के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। जब वर्षा होनी चाहिए तब वर्षा होती नहीं है, वर्षा जितनी होनी चाहिए कई बार बहुत ज़्यादा, कई बार बहुत कम, मतलब अनइवन, असमान। आप देखिएगा जो बारिश है उसका पैटर्न आपको देखता है, अनइवन आप देखिएगा टेम्परेचर का पैटर्न आपको देखता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राउट है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड है। तो ये जो आपको वर्ल्ड वाइड या भारत के संदर्भ में जब आप मौसम को देखेंगे तो आपको एक अनिश्चितता समझ में आ रही है, और यह अनिश्चितता के कारण क्या हो रहा है कि खाद्य जो है सुरक्षा भी उससे प्रभावित हो रही है। तो उस क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट चेंज के साथ खाद्य सुरक्षा के पूरे मुहिम को
आगे बढ़ाते हुए जो है ये जो तीसरा उपागम आगे बढ़ रहा है और इसकी जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यही है कि जलवायु स्मार्ट कृषि होना चाहिए, यानी कि धारणीय या सतत कृषि पर ये जोर देता है। ये जलवायु स्मार्ट कृषि का मतलब यही है कि जिस तरह का टेम्परेचर है, जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का मतलब पारिस्थितिकीय है, उसके हिसाब से हमें कृषि करनी है। हमें सस्टेनेबल कृषि करनी है और उसमें जो है पेस्टिसाइड और बाकी चीज़ों का प्रयोग कम करना है। हाँ, हमें जो है नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक कृषि करनी है। हाँ, वो सब इसके अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे आप देखते हैं सीड्स के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ जो है नेचुरल वेराइटीज़ हैं, उनको हम कैसे प्रमोट करें। खेती बाड़ी, बहुत सारे जगह आप ये भी देखेंगे कि जैसे फ्लड के इलाके में अभी बहुत सारा ऐसा धान का जो है किस्म आ गया है जो कि फ्लड के नेचुरल, जो अगर कम बाढ़ का पानी आता है तो उसमें वो टिक जाता है। तो हमें उन सारे नए वेराइटीज़ के साथ जो है कृषि करनी है। खेती बाड़ी जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी हो तथा जोखिम में कमी हो और इसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की उपलब्धि को प्राप्त किया जा सके। यानी कि खेतीबाड़ी ऐसी करनी होगी जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े और जोखिम बहुत कम हो और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य है उसको भी हम हासिल कर पाएँ। इसके हिसाब से होना चाहिए। जलवायु स्मार्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए मृदा और पोषण प्रबंधन का। ख़ासतौर पे हम सॉइल और न्यूट्रिशंस के जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जलवायु स्मार्ट प्रैक्टिसेस पे होना चाहिए। पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल होना चाहिए। जो कीटाणु हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं और हानिकारक होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पूरे डायमेंशन से उसको सोचना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में दीर्घकालीन रिलीफ मापन को अपनाया जाना चाहिए। अगर नेचुरल डिजास्टर कहीं आ रहा है तो दीर्घकालिक हम रिलीफ कैसे करेंगे, कैसे उसको अपनाएंगे, इसको फोकस होना चाहिए। आजीविका जो है सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, यानी लाइवलीहुड सिक्योरिटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, उसको इसमें फोकस किया जाना चाहिए। और भारत के कार्यक्रम और नीतियों को विशेष रूप से क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसों को अपनाना चाहिए ताकि आर्थिक और ग्रामीण समृद्धि पर जो है इसको आगे बढ़ाया जाए। एक इम्पॉर्टेंट एक और यहाँ पॉइंट है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए कि अमूमन जैसे हम देखते हैं कि जब हम नीतियाँ बनाते हैं, एग्रीकल्चर की नीति है या फिर बाकी जो नीति है, तो उसमें हम इतना अधिक हम वेस्टर्न अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इतना अधिक हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम भूलते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ जो नक्षत्रा का सिस्टम है, उस नक्षत्रा का सिस्टम का एग्रीकल्चर के साथ क्या रिलेशनशिप है। नक्षत्रा का सिस्टम का मतलब है, अगर आप देखेंगे तो 27 नक्षत्र हैं, उसमें से कई नक्षत्र, चाहे वो आद्रा है, चाहे वो रोहिणी है, चाहे वो जो है हाथिया है, ये अलग अलग नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र का भारत के एग्रो इकोनॉमी में बहुत खास भूमिका है। जैसे हाथिया के नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि उसमें अगर बारिश होती है तो वो ओवरऑल किसान के प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो वो खेती बाड़ी कर रहा है वो बम्पर प्रोडक्शन होता है। वैसे ही आद्रा में अब क्या चीज़, किस तरह के मतलब अनाज को रोपिएगा, कब काटिएगा, रोहिणी में क्या करिएगा। तो ये सब जो परंपरागत ज्ञान है जो अभी भी किसानों के पास है, उसे उन्होंने सहेज के रखा है। हमारे एग्रेरियन जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारा जो स्टेट है, उसको चाहिए कि हम उस परंपरागत ज्ञान को एक खास संदर्भ में, जब हम खाद्य सुरक्षा की बात सोच रहे हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जबकि जैव विविधता के इशू पे हम बात कर रहे हैं, जब सस्टेनेबिलिटी के इशू पे बात कर रहे हैं, तो हमें रिथिंक करना चाहिए कि हम कैसे अपने पॉलिसी मेकिंग में, कैसे जो हम नीति को बना रहे उस नीति के निर्माण के पूरे प्रोसेस में जो है उसको शामिल करें और तब उस आधार पे जो वो बढ़ेगा वो अपने आप में जो है उसका इम्पॉर्टेंट पक्ष होगा। तो तीनों जनरेशन की अगर आप डेवलपमेंट को देखिए तो एक स्तर पे तीनों का डेवलपमेंट एक तरह से देखिएगा तो लीनियर तरीके से हो रहा है, एक रूपीय तरीके से हो रहा है। पहला अप्रोच जो है शुरुआती चरण की बात कर रहा है, जब कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा है और उस समय वो अवेलेबिलिटी के पक्ष को देख रहा है। वो सिंपल देख रहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ तो लोग को वो हाथ में जाए वो मिले, और जो समस्याएं थी उसके परिप्रेक्ष्य में जो है हरित क्रांति होता है और भारत जो है 2 खाद्यान्न पदार्थ के प्रति आत्मनिर्भर होता है। लेकिन दूसरे चरण में जैसे हम आते हैं तो एक राइट बेस्ड अप्रोच का जन्म होता है, और जब हम मानते हैं कि अगर अकाल है, कहीं भुखमरी है कारण कहीं है, तो वो दरअसल खाद्य पदार्थ उसको उपलब्ध नहीं है, इसके कारण है। तो खाद्य उसको उपलब्ध
उपलब्ध हो, ये इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। तो जो मतलब पहला अप्रोच था उससे दूसरा अप्रोच सडनली बहुत डिफरेंट है। और जो तीसरा अप्रोच है वो नए संदर्भ में जो है खाद्य सुरक्षा के सवाल को देखता है। और वो संदर्भ क्या है? वो संदर्भ है क्लाइमेट क्राइसिस का संदर्भ, वो संदर्भ है डिजास्टर का संदर्भ, वो संदर्भ है सस्टेनेबिलिटी का संदर्भ। और उसमें वो अलग तरह से इस दिशा में सोचने पर बल देता है, ताकि हम एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में जो है जो फूड सिक्योरिटी है उसके बारे में सोच सकें। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो खाद्य सुरक्षा है उसके दो महत्वपूर्ण आयामों पे अब तक हमने चर्चा की है। शुरुआत में आपके अगर जहन में होगा तो आपने देखा कि जो डिफरेंट अप्रोचेज़ है उसको तो हमने बहुत विस्तार से आपको बताया ही, डिफरेंट अप्रोचेज़ क्या क्या हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अप्रोच। उसके पहले हमने दो इम्पॉर्टेंट डिमेंशन पे चर्चा किया है। आप देखिए अगर बैक में जाके, तो सबसे पहला तो हमने बताया कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर कितना डाइवर्स है, और उस एग्जिस्टिंग लिटरेचर में जबकि हम एग्रेरियन साइंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं वहाँ से सवाल निकाल के ला रहे हैं, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है इसमें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, खासतौर पे अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट है, यूटिलाइजेशन का, उपयोगिता का कंसेप्ट है, एसेसिबिलिटी का कंसेप्ट है, स्थायित्व का कंसेप्ट है, इन सब को बहुत विस्तार से जो है अब तक प्रस्तुत किया गया है अगर आप इसको देखेंगे तो। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि चारों जो मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें तो 94, 96, 2002 और 2009 सभी रोम इटली में ही हुआ है, और केवल लास्ट वाला जो है वो न्यूयॉर्क सिटी 2021 में हुआ। सब में एक लीनियर तरीके से फूड सिक्योरिटी के कंसेप्ट को वर्ल्ड वाइड तरीके से लामबंद करने की कोशिश की गई है, एक तरह से एकमतता स्थापित करने की कोशिश की गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है कि हम इस तरह के डायमेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी हमने जिक्र किया है कैसे ब्राज़ील का जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है फोमो ज़ीरो हंगर स्ट्रैटेजी, जिसमें वो बात कर रहे हैं फूड बैंक की, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कैसे गरीब परिवारों को कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है, नेशनल स्कूल फीडिंग जो कार्यक्रम है। और इसका बहुत फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे जब से ये नीति आई 2003 में ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वहाँ पे कुपोषण कमी हुई है, माल न्यूट्रिशन कमी हुआ है, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुआ है, गरीबी पर इससे अंकुश लगी है। और साथ में हमने 3 अप्रोचेस भी आपको बताया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अप्रोच। आगे इम्पॉर्टेंट बहुत संक्षेप में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट है 2013 का, वो क्या कहता है, उसका मेन फ़लसफ़ा क्या है, वो क्या कहने की कोशिश करता है। तो इसका उद्देश्य देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी फूड एट एफोर्डेबल प्राइसेस। यानी मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करना, किफ़ायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना। यानी कि जो बहुत किफ़ायती कीमत है, उसमें एफोर्डेबल प्राइस है, उसमें लोगों को फूड और न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है मनुष्य को वो प्रदान करना, वो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आप कह सकते हैं कि प्रमुख उद्देश्य है। जहाँ तक प्रमुख विशेषताओं की बात है इस एक्ट की, तो ये एक्ट जो है वो भोजन के अधिकार को एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यानी राइट टू फूड को एक तरह से बैकग्राउंड प्रदान करता है ये एक्ट। 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या इस एक्ट के अधीन लाभार्थी होंगे, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति महीना एक समान अधिकारिता प्राप्त करेंगे। यानी एक यूनिफॉर्म इंटाइटलमेंट होगा उनका कि 5 kg पर मंथ पर पर्सन जो है इसमें जो है अनाज इसमें इसके तहत दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत सब्सिडाइज कीमत पर चावल, गेहूं और खाद्य पदार्थ क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 3 वर्षों तक, जैसे ही एक्ट आएगा वैसे दिया जाएगा। यानी कि चावल जो है वो 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं जो है वो 2 रुपये प्रति किलो, और जो खाद्य पदार्थ है वो 1 रुपये प्रति किलो, मतलब 3 वर्षों तक जब एक्ट आ रहा है उसके साथ जो है ये दिया जाएगा।
इसके बाद कीमतों को एमएसपी से जोड़ा जाएगा और बाद में जाके जो कीमत होंगे, जो प्राइस होंगे, उसको मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस से भी इसको जोड़ा जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 600 कैलोरी के पोषण युक्त राशन और मातृत्व लाभ के रूप में 6 महीने के लिए कम से कम 6,000 रुपये का लाभ का प्रावधान है इसमें, कि 600 कैलोरी पोषण युक्त राशन और 6 महीने के लिए जो है 6,000 रुपये का लाभ, यानी प्रत्येक महीने के हिसाब से 1 रुपया का लाभ देने का जो है इसमें प्रावधान किया गया, महत्वपूर्ण है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे मुफ्त गर्म भोजन या घर ले जाने वाले राशन पाने का पात्र हैं और जिला शिकायत निपटारा ऑफिसर, राज्य खाद्य कमीशन और सतर्कता आयोग का गठन राज्य, जिला, ब्लॉक और रोशन शॉप के स्तर पर किया जाना चाहिए। अगर कहीं फूड सिक्योरिटी में कुछ चैलेंजेस हैं, दिक्कतें हैं, धांधलियाँ हैं, तो उसके जो शिकायत है उसके निपटारा के लिए जो है जिला ऑफिसर, जो स्टेट खाद्य कमीशन है, सतर्कता आयोग का गठन भी स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और राशन शॉप के लेवल पे जो है किए जाने की बात इसमें की गई। मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं? बहुत सारे मुद्दे और चुनौतियां हैं। पहली मुद्दे और चुनौतियां तो यही है कि संकीर्ण है, ये नैरो है ये फूड सिक्योरिटी। जब आप कहते हैं कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी क्षेत्र, क्या ये संपूर्ण क्षेत्र है? पूरे देश के लिए क्यों नहीं इसे लागू किया गया? पहला चैलेंज तो ये है जिस पे कम बात होती है। दूसरा है, जिस समय आपदा का समय है, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, भूकंप हो, इस समय ये खाद्य कानून जो है प्रभावी नहीं होगा। तो जिस समय लोगों को अधिक आवश्यकता है उस समय ही ये कानून जो है प्रभावी नहीं होता है। ये इसकी चुनौती है सबसे बड़ी। यह एक्ट प्राथमिक रूप से केवल गेहूं और चावल के वितरण को ही फोकस करता है। खाद्य सुरक्षा के उपयोगिता पक्ष को रेखांकित करने में विफल रहा है। बहुत सारे अन्य अनाज हैं जो कि मतलब न्यूट्रिशन के दिशा से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको फोकस नहीं किया गया है। केवल खाद्य और गेहूं को ही ये फोकस कर रहा है। इसमें अंतर क्षेत्रीय समन्वय का साफ अभाव दिखता है। जो इंटर रीजनल कोऑर्डिनेशन है वो नहीं दिखता है। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में, स्टेट, सेंटर और लोकल लेवल पे। और यह एक्ट प्रमुख रूप से खाद्य सुरक्षा से जुड़े स्थायित्व के पक्ष की जो है अवहेलना करता है और इसमें जो स्टेबिलिटी का पक्ष है उस पर कुछ भी नहीं बोला गया है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की उपेक्षा की गई है। मतलब क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव होगा कृषि पर, इस पर भी ये कुछ नहीं बोलता है। और यह एक्ट जो है पर्यावरणीय मुद्दे जैसे मृदा समस्या, सॉइल प्रॉब्लम, जल संकट, सुखाड़ की समस्या को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है। तो ये सारी कुछ चुनौतियां भी हैं। तो इस तरह से हमने देखा इस टॉपिक में लेक्चर नंबर 18 में कि हाँ किस तरह से एक विस्तृत विषय है खाद्य सुरक्षा का और इसमें इसके संपूर्ण पक्षों को जो है एक साथ देखे जाने की ज़रूरत है। तभी एक वाइडर समझ जो है हम इस पे बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कक्षा जो है इसमें कुछ सुझाव भी है। सुझाव भी आप एक लाइन में देख सकते हैं कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो आप कर रहे हैं उसके साथ साथ पब्लिक पार्टनरशिप भी कीजिए। कैसे नागरिक समाज को भी सहभागिता कीजिए, जो सिविल सोसाइटी है, जो संस्थाएं हैं उसका कैपेसिटी बिल्डिंग आप कीजिए। कैसे नए नए नवाचार को आप यूज कीजिए, जैसे फूड बैंक है, कोल्ड स्टोरेज है, इसको भी मजबूत करना चाहिए और ब्यूरोक्रेटिक जो चुंगल है उससे पूरा खाद्य व्यवस्था को बाहर निकालना चाहिए। तो इन सुझावों के साथ ही जो है मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ रोकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक वाइडर एक समझ इस विषय पे ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar.
before they can go and sit for their school or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.